नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। एक मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने खेला और जातिगत जनगणना बिहार में करवाई। उसके नतीजे भी रिलीज कर दिए। पूरे देश में हंगामा मच गया। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पे हमलावर हो रहा है। सभी राजनीतिक दल जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं और खासकर राहुल गांधी, जिनके वजह से सत्ता पक्ष रोज लहूलुहान होता है, वो पूरी ताकत के साथ जातीय जनगणना की पैरवी कर रहे हैं। जब ये नतीजे बाहर आए तो एक बात तो बीजेपी को समझ में आ गई कि जातिगत जनगणना जब होगी तो कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ होगी। जैसा बिहार में वैश्य कम्युनिटी होती है, लेकिन एक कम्युनिटी के तहत बहुत सारी छोटी छोटी जातियां इकट्ठा वैश्य व्यापार करने वाली वैश्य समाज में जनगणना में आती थी। नीतीश ने उनमें भी अलग अलग जातियों का किया, तेली अलग, जायसवाल अलग, क्योंकि वहां शादी और बेटी का व्यवहार नहीं है, भले ही वैश्य हो। उसमें जब बिखराव आता हुआ दिखाई देता है कि जायसवाल कम है लेकिन सबसे ज्यादा उनको मिलता है, तो ऐसा यदि जातिगत जनगणना के नतीजों ने इतनी तो बात बता दी कि कई लोगों का जो मिथ था वो अलग हो गया। और जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उतनी भागीदारी सत्ता में हो मिलनी चाहिए। जब जातीय जनगणना की बात शुरू हुई तो तुरंत नरेंद्र मोदी जी ने लीड करते हुए विपक्ष के खिलाफ, खासकर इंडिया गठबंधन के सदस्यों के खिलाफ आग उगालना शुरू कर दिया। उन्होंने जो लाइन थी वो ये ली कि विपक्ष जातिगत जनगणना से हिंदुओं में भेदभाव करना चाहते हैं। वो एक हिंदुत्व का बड़ा छाता खोल दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़े, अति पिछड़ों को इकट्ठा हिंदुत्व के नाम से रख के एक नई सोशल इंजीनियरिंग, जो उनको लगता है नया है लेकिन एक गोविंदाचार्य की देन है पार्टी को, वो अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है। वो 20-80 की बात करते हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्व की बात करते हैं। 20% का डर दिखाकर 80% को इकट्ठा रहने रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस 80% में सबसे ज्यादा ओबीसी है। वो ओबीसी जनगणना मांग रहे हैं, वो अपना अधिकार मांगते हैं। जब ओबीसी की बात आती है तो सत्ता पक्ष कहता है कि सबसे ज्यादा हमारे तो इतने एमएलए ओबीसी के हैं, हमारे तो इतने सांसद ओबीसी के हैं, हमारे इतने एमएलसी ओबीसी हैं, हमने तो प्रधानमंत्री भी हमारे ओबीसी हैं। ओबीसी चाहता है सत्ता में भागीदारी। कितने आईएएस अधिकारी, सरकारी कर्मचारियों में कितने लोग हैं, कारपोरेट सेक्टर में ओबीसी को कितनी तवज्जो दी जाती है। क्योंकि वर्तमान सरकार 2014 के बाद हमारे सांसद और हमारे विधायक तो जहां मंत्रियों की कुछ औकात नहीं रह जाती, तो वहां बेचारे ये क्या बोल पाएंगे। प्रधानमंत्री जरूर ओबीसी है, लेकिन उनके पूर्ण जो काम करने का तरीका है उसमें ओबीसी कहीं नहीं झलकता। फिर लोग ये भी कहते हैं, बीजेपी के ही, यदि हम ही ओबीसी है और प्रधानमंत्री भी ओबीसी है, ओबीसी ने दिल खोल के मतदान करके बीजेपी को सत्ता में लाया है, तो फिर ओबीसी के लिए अलग से जनगणना करने का प्रॉब्लम क्या है। इस सवालों पे बीजेपी पीछे हटती है, क्योंकि जैसा ही जातिगत जनगणना में हिंदुओं की विभिन्न जातियों का आकलन होगा, फिर उनको बीजेपी साधने में बहुत मुश्किल पाएगी। अब जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हिंदुत्व को बांटना चाहते हैं, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं ओबीसी हूं, इसलिए वो ओबीसीओं के खिलाफ बात करते हैं। मैंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया तो उसके खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया। मैंने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया तो उसके खिलाफ भी कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया, क्योंकि इन दोनों को कांग्रेस पसंद नहीं करती। प्रधानमंत्री ने एक तरफ हिंदुत्व के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने की बात करते हैं और विपक्ष पे विभाजन की बात करते हैं,
और जब उदाहरण देते तो खुद का ओबीसी का और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का दलित और आदिवासी होने का उदाहरण देते समय वो खुद ही विभाजन करते हैं। ये करनी और कथनी में फर्क है। जब ये बातें एक्सपोज होने लगी तो अब लगता है बीजेपी को कि अब बीजेपी भी ये जान चुकी है कि पूरा देश यदि जातिगत जनगणना चाहता है तो फिर हमें भी जातिगत जनगणना के पक्ष में बोलना शुरू करना चाहिए। और आज जो मैंने इतना बड़ा बैकग्राउंड आपको बताया वो इस खबर के लिए कि महाराष्ट्र से वर्तमान जो सरकार है एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, उस सरकार के दो बड़े घटक, एक भारतीय जनता पार्टी स्वयं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट जो अजीत पवार के साथ हैं। तो एनसीपी की तरफ से अजीत पवार और बीजेपी की तरफ से उनके सबसे कद्दावर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्लू आइड बॉय पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल वक्तव्य दिया कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। ये जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी का सबसे बड़ा यू टर्न है। क्या बीजेपी ने विपक्ष के बढ़ते हुए दबाव और जनमानस का बढ़ती हुई मांग को देखते हुए जातिगत जनगणना के मांग के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, या जातिगत जनगणना के नाम से जो लोग बीजेपी से दूर जा रहे थे उनको रोकने का प्रयास किया कि चलो आप मत जाइए, हम भी करवाते हैं। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री दूसरे हैं अजित पवार, उन्होंने तो ये कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसमें क्या बुरा है। इतना बोल के चुप हो गए। देवेंद्र फडणवीस थोड़े आगे गए, क्योंकि जो लगातार जाति जनगणना के खिलाफ बोलता हो वो एकदम यू टर्न लेने में उसे थोड़ी शर्म भी आती है। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम बिल्कुल जातिगत जनगणना के फेवर में हैं, लेकिन हम एक नया प्रोसेस ढूंढ रहे हैं जिससे जातिगत जनगणना करें। क्योंकि बिहार में जिस प्रोसेस से जातिगत जनगणना हुई उसके बाद जो बिहार में हुआ वो हम चाहते कि महाराष्ट्र में ना हो। तब से महाराष्ट्र के कई पत्रकार, विश्लेषक, मेरे जैसे कई लोग बिहार में ढूंढ रहे हैं कि जातिगत जनगणना के नतीजे आने के बाद बिहार में ऐसी क्या अराजकता फैली, बिहार का ऐसा क्या नुकसान हुआ, समाज में ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ, ऐसा क्या हुआ बिहार में जो महाराष्ट्र में नहीं होने देना चाहते देवेंद्र फडणवीस। असल में देवेंद्र फडणवीस को शर्म आ रही थी ये बोलने में कि हम जातिगत जनगणना के साथ हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम तो साथ हैं, लेकिन बिहार में जो गलत हुआ, बिहार में कुछ भी नहीं हुआ। बिहार में एक ही बात गलत हुई कि बिहार में नुकसान बीजेपी का हुआ। बीजेपी जिस सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेल रही थी वो एक्सपोज हुआ। ऐसे में ऐसा कौन सा प्रारूप ये ढूंढने जा रहे हैं कि जिसके तहत बीजेपी का नुकसान नहीं हो। जब भी जातिगत जनगणना होगी बीजेपी का नुकसान होगा, क्योंकि जिस 80% लोगों के भरोसे वो बैठे हैं उसमें भी बंटवारा होगा। और बंटवारा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम तो वोट लेने के टाइम पे 80% का होता है, हिंदुत्व का होता है, लेकिन फिर उसी हिंदुत्व के नाम से जो वोट देता है वो दलित गुजरात में गॉगल भी नहीं पहन सकता, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वो अपनी घोड़ी पे बारात भी नहीं निकाल सकता, उसके लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए। उत्तर प्रदेश में दलित हिंदू देवी देवताओं को नदी में विसर्जित कर नए धर्म को अपनाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि हिंदुत्व में उन्हें सिवाय प्रताड़ना से कुछ नहीं मिलता। तो सवाल सबका साथ सबका विकास का नहीं, सबने साथ तो दिया, विकास सिर्फ गिने चुनाव का हुआ। इसीलिए पिछड़े अति पिछड़े ओबीसी सत्ता पक्ष से नाराज है। उनको साधने के लिए जातिगत जनगणना भी करनी है और साथ में ये भी बताना है कि नया प्रोसेस होगा।
ये प्रोसेस ढूंढने के चक्कर में 2025 तक का समय निकाल लेंगे और चाहते कि 2024 का चुनाव आए तो जातिगत जनगणना का मुद्दा कमजोर पड़े। लेकिन फिर विपक्ष है, राहुल गांधी है, ये तो मानते ही नहीं। वो लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं। एक अहम सवाल आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। यदि बीजेपी ने तय कर लिया कि जातिगत जनगणना के फेवर में वो है, तो 2011 में जो यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने जो जातिगत जनगणना की थी, उसके आंकड़े प्रोसेस होते होते बीजेपी की सरकार आई, तो कम से कम अपनी नियत साफ है ये दिखाने के लिए 2011 के आंकड़े तो वो कम से कम रिलीज कर सकते हैं, जो तब से अभी तक उस पर बैठे हुए हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।